जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिस सेट थर्ड विद टाइमर। मीन्स आपको एज यूजुअल 30 सेकंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए और विद इन 30 सेकंड आपको अपने आंसर को पिक करना है। क्लियर? तो 15 क्वेश्चन है वीडियो में, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स से लिए हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि वहां पर ही हम गलती करने के चांसेस ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं अपने आप में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फेराड। ठीक है, इनमें से कौन सी डायमेंशन हो सकती है किसकी, जिसकी यूनिट फेराड है। ठीक है, मतलब फेराड यूनिट को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी का आपको डायमेंशन बताना है बस। तो आपने कहाँ पढ़ा था फेराड वर्ड? फेराड वर्ड आपने पढ़ा था कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, कैपेसिटर का जब स्टार्टिंग हुआ था जब, और या फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो वहाँ पर भी इसका नाम कंसिडरेशन में आया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि फेराड किसकी यूनिट किसकी होती है। तो कई बार डायरेक्ट आपको क्वांटिटी नहीं देता, यूनिट वाइज आपसे वो क्या पूछ लेता है, डायमेंशन पूछ लेता है। तो ये कैपेसिटर की होती है यूनिट। ठीक है, कैपेसिटेंस को आप फेराड में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला होता है। तो सी इज इक्वल टू मैं क्यू बाई वी लिख सकता हूँ और वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। और करंट इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। तो यहाँ से सबके डायमेंशन आई थिंक क्लियर है हमको। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये क्यू ऊपर आ जाएगा तो क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू, और क्यू क्या होता है आपका 80, तो 80 का होल स्क्वायर। और वर्क डन का जो फार्मूला होता है डायमेंशन m1 l2 t-2 ये होता है। इसको अरेंज करते हैं तो हम बनाते हैं m-1, ऊपर l है नहीं है तो l-2, t-2 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो t4 और a2। ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिया, a2। क्लियर? तो a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ से। तो अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर, जिनका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर पे गए हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा विच फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। निम्न में से आपको उस ऑप्शन को पिक करना है जिसके डायमेंशन सेम है। ठीक है, मीन सेकंड क्वेश्चन आपका डायमेंशन से है ये। फटाफट देखिए, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, वर्क और पावर, फोर्स और पावर, कपल ऑफ फोर्स एंड वर्क। कपल ऑफ फोर्स अगर जिसको पता है क्या होता है शायद वो आंसर तक पहुंच पाए उसके बाद। तो टाइम अप होने वाला है आपका। देखिए फटाफट बताते हैं। फोर्स का डायमेंशन सभी को पता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। ठीक है, वर्क का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2। क्लियर? कपल ऑफ फोर्स को आप टॉर्क बोलते हो, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका भी डायमेंशन होता है m1 l2 t-2। हमको सेम वाला बताना था तो आंसर तो आया ए। पावर होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, मीन्स m1 L2 t-3। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू ml, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू mc इंटू में डेल्टा टी। कई बार बच्चे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं कि भाई हीट ही है दोनों के पीछे तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा और सी पे आंसर लगा जाएंगे। ठीक है, तो जिनका आंसर सी है तो थोड़ा सा ध्यान से चलना, आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे a man goes 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, उसके बाद चला है वो 20 मीटर ईस्ट में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी होगी उसकी। करिए फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वेक्टर की हेल्प भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो टाइम अप हो गया। सबसे पहले सभी को हमको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन ही बनाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, यही होता है। अब देखो वो 10 मीटर चला कहाँ पर, 10 मीटर चला नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फिर 20 मीटर चला कहाँ, ईस्ट की तरफ, तो चला दिया। ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, स्ट्रेट लाइन में लाते हैं इसको। देखिए ये 20 मीटर चल गया। अब देखो ये पहले ऐसे चला फिर ऐसे चला, तो यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो एक सिंगल पाथ होता है और वही बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट बॉडी की।
ठीक है, तो ये आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो आर वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये देखो इधर, ये इधर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूँ, तो ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज का सम होता है। ठीक है, तो ये ऊपर गया जे कैप, ये इस तरफ गया प्लस एक्स एक्सिस में, तो 20 आई कैप। ठीक है, अब रिजल्ट आपको तो मैग्नीट्यूड वाइज चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकते क्या आप, मैग्नीट्यूड बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अदरवाइज आप डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल लगा देते और वहाँ से भी क्वेश्चन हो जाता सोल्ड। ये 400 प्लस 100 और ये बनता है √500। ठीक है, 25 तो क्या होता है, 25 होता है, 25 का स्क्वायर कितना बनता है 625। ठीक है, तो ये गलत, ये तो पहले ही 25 से बड़ा है, ये भी गलत। तो राइट आंसर आपको वैसे ही पता लग गया कि ए ही होगा, अगर आपको इसका अंडर रूट नहीं भी निकालना आता। क्लियर। तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, एक्सेलरेशन आप कौन से स्लोप एरिया कैसे निकाल सकते हो, फटाफट दिमाग में घुमाओ कि एक्सेलरेशन होता क्या था। एक्सेलरेशन होता था dv/dt, कभी सुना था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम इन 11th क्लास। तो टाइम तो अप हो गया है आपका, अब देखते हैं कितने बच्चों का सही आया होगा आंसर इसमें, फिर इसकी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, तो राइट आंसर है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को ही आप दूसरी भाषा में स्लोप बोलते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये बोलते वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही ना होता तो dv इजिकल टू लिख सकता हूँ a इंटू में dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता एरिया टाइम ग्राफ का, ना सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, आपको देता है वेलोसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे इस टाइप पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं ये, और भी वेरियस क्वेश्चन है। आपको बोलते हैं करंट क्या होता है, तो करंट इक्वल टू होता है dq/dt। ठीक है, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ। जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई फार्मूला बनता है ना, सिंपल सा है भाई, अगली बार ऐसा क्वेश्चन देखो तो क्या करना, एक्सेलरेशन बोले हाँ ठीक है, तो एक्सेलरेशन दिमाग में दौड़ाओ घोड़े अपने कि भाई ये तो होता है dv/dt। अगर एक्सेलरेशन dv/dt होता है तो आपको पता है dv/dt के मीन्स ही स्लोप होता है। क्लियर, तो आप यहाँ पर स्लोप पे टिक कर सकते हो, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। क्लियर, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे ये रहा आपकी स्क्रीन पे, body starting from the rest move with constant acceleration. The ratio of the distance covered by the body during the 5th second to that covered in 5 second is, 5th सेकेंड और 5 सेकेंड में फर्क होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना, और दोनों के दौरान आपको जो डिस्टेंस पूछी है उसका रेशियो निकालना है। तो टाइम अप हो गया। ये देखिए, देखो 5th सेकेंड, जब भी ये nth सेकेंड की बात करते हैं ना, तो nth सेकेंड की जो इक्वेशन होती है वो होती है u प्लस a/2 2n-1। क्लियर, और जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो होती है ut प्लस हाफ at²। तो जब इस तरह की सेकेंड की बात करता है तो ये वाली इक्वेशन रखो, नीचे वाली। ठीक है, इस तरह के टाइम की बात करता है तो ये, तो उसने साफ बोला कि बॉडी स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी u0, दोनों में कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तो चलो ऊपर वाले को करते हैं, u तो 0 रख दिया। 5th सेकेंड तो 2 × 5 - 1 डिवाइड बाई a/2 और 5 का स्क्वायर, a/2 से a/2 उठ गया, 9/25, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो 25/9 पे भी आंसर जा सकता है, आंसर आएगा ए आपका। क्लियर, दूसरी अब एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसी वीडियो के थ्रू, हो सकता है ये वीडियो रात के टाइम पे अपलोड हो क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा काम है, ये वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए इस वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड मॉर्निंग को गुड इवनिंग में कन्वर्ट कर लेना अपने आप। ठीक है, और ये रहा 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये अपने आप में एक बेहद शानदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को आधे में करके भी छोड़ देंगे। ठीक है, और कई तो गलत भी कंसीडर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देखे मेरे को बताना कि क्वेश्चन आप सही कर पाए। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम t = 0 to t = t, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद इस टाइम खत्म होने के बाद वो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन करा और रेस्ट पे आया, तो एवरेज स्पीड बतानी है आपको कार की कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं इस पूरे ट्रैवलिंग को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ छोटे से लाइन में, कि भाई वो पहले चला यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। रेस्ट से चला था u इज इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा उसको t, ठीक है, और एक्सेलरेशन था बॉडी का a। उसके बाद वो यहाँ पे रुका और उसके बाद फिर से यहाँ पे जाकर के फाइनली रेस्ट पे आया, बट यहाँ से यहाँ वो एक्सेलरेटेड हुआ, यहाँ से यहाँ वो डी एक्सेलरेटेड हुआ। इतना समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ s हुई होगी, यहाँ पर डिस्टेंस उसकी कुछ s1 रही होगी, और यहाँ पर मैं यूँ नहीं कह सकता कि उसका एक्सेलरेशन a था तो मैंने माना a1। मैं यूँ ही नहीं बोल सकता हूँ कि उसका टाइम पीरियड t रहेगा तो मैंने उसको माना t1 माना। क्लियर, मैंने उसके टाइम को क्या मान लिया, t1 मान लिया। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आता हूँ एवरेज स्पीड पे। v एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, पहली बार s चला, दूसरी बार s1, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम। पहली बार टाइम t लगा, बाद में उसको t1 लगा। क्लियर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो निकाल सकता हूँ मैं। क्या इक्वेशन लगाता हूँ, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 था, 0 था, ठीक है। टाइम उसको कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा, तो ए टी स्क्वायर बाई 2। क्या इतना समझ आ गया? तो एक डाटा निकाल लिया मैंने ए टी स्क्वायर बाई 2, और नीचे इसका टाइम t, s1 निकालना बाकी है और t1 निकालना बाकी है। t1 को t1 रखा। अब मेरे को ये पता है यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी तभी तो आगे बढ़ा। तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी देखता हूँ मैं क्या होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 था क्योंकि यहाँ से चला था, ये देखो ये 0 है, ये 0, एक्सेलरेशन a ही रहा, टाइम लगा उसको t। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी v इज इक्वल टू ए टी। क्लियर, तो a पॉइंट पे बॉडी की a पॉइंट पे वेलोसिटी थी ए टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को s1 चाहिए, और यहाँ देखो आकर के रुक गया, फिर से रुक गया, यहाँ पर वो रुक गया। क्लियर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो कि आपको क्या पता लग जाए, टाइम पता लग जाए और डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए, तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as1, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है a1। तो वी स्क्वायर 0, चला कितने था 80 से, तो u की जगह 80 रखा, तो मैं लिखता हूँ इसको a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a1 इक्वल टू s1। s1 की वैल्यू आ गई। अब कहीं से मेरे को ये भी पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस a1 t1 होगा ही होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो मैंने क्या करा, इसी पॉइंट पे v इज इक्वल टू ए टी भी लगा दिया। फाइनली वो रुका आकर के, रुका, u इक्वल टू कितना था, u इक्वल टू जब वो चला था वो था 80, ठीक है। डी एक्सेलरेटेड हुआ है वो बॉडी, डी एक्सेलरेटेड हुई तो कितना हुई a1 t1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, a1 की वैल्यू निकाल लो। a1 की वैल्यू कितनी आएगी 80 बाई टी1, a1 की वैल्यू कितनी आएगी 80 बाई टी1। इस a1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, s1 इक्वल टू a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2at t1। 80 से 80 कट गया, ठीक है, और आपके पास s1 आ गया कितना 80, ये t1 भी ऊपर चला जाएगा, इनटू में t1 डिवाइड बाई 2, ये कुछ बचेगा आपके पास। क्लियर, तो थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, ये समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, यहाँ से पहले s1 निकाला और s1 में से a1 एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक ही अननोन ले सकता हूँ। अब देखो ऊपर देखो a है 2 है t है, कॉमन ले लूँ मैं इसको, तो 80 बाई 2 को कॉमन ले लिया मैंने। क्या बचा ऊपर t प्लस यहाँ से बचा t1 और नीचे बचा t प्लस t1, ये तो उड़ गया भाई। तो आंसर कितना आ गया 80 बाई 2। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार रिपीट करके जरूर देखना। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप पे, और अगर फिर भी दिक्कत आती है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर उठा के ले आऊँगा। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, बैलून राइजेस फ्रॉम रेस्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g बाई 8 से बैलून रेस्ट से ऊपर उड़ने की कोशिश स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कुछ देर बाद उससे h हाइट जब वो उड़ गया तो वहां से आपने एक स्टोन रिलीज कर दिया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उस स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम अप हो गया। देखो पहली बात तो जितना टाइम किसी बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उस बॉडी को नीचे आने में भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ से वो उड़ना चालू करा था भाई, यहाँ से वो रेस्ट से उड़ना चालू करा था,
u इक्वल टू 0, h हाइट तक गया, कितना एक्सेलरेशन था उसका, g/8 था। तो भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s कितना चला, वो h हाइट चला, इनिशियली 0 से चला, 0t प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना उसका g/t इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल टी मैंने उसका टोटल टाइम मान लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अब जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी ही देर में तो नीचे आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16h/g। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो टी कितना आ गया, टी आ गया अंडर रूट ऑफ 16h/g। 16 किसका स्क्वायर हो तो 4 का, तो 4 बाहर आ गया, 4h/g। ये आपका राइट आंसर बना। क्लियर, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस पे, ऑप्शन नंबर आपका ए ही मैच कर रहा है। क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर ऑप्शन डी में नहीं, क्योंकि ये तो 4 बाहर आ जाएगा, अलग ही चीज बन जाएगी ये तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डायटोमिक गैस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि आपको ये याद रखने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैंने डायटोमिक गैस पूछी है, ट्राइएटोमिक की दिमाग में अगर घूम रहा हो तो 6 और 7 में से एक आंसर आता है। ट्राइएटोमिक का फॉर्मूला होता है F = 3n - k। फटाफट बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस की क्या हो सकती है। तो डायटोमिक गैस, डाया, ठीक है, डाई मतलब कितना होता है, डाई मतलब होता है 2, 3n - k। ठीक है, डाई मतलब 2 एटम, 2 एटम कैसे जुड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़ेंगे तो 3, 2 कितनी तरह से एक दूसरे को मतलब रिस्ट्रिक्शन में रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वे। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1, तो 3 × 2 6, 6 में से 1 गए 5। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में गलती करिए, इस ऑप्शन को आप कर लो 5। ठीक है, जो भी ऑप्शन आप, मैं ऑप्शन नंबर सी को मैं 5 कर देता हूँ, होगी थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, प्लस अगर यहाँ पे टेम्परेचर होता तो वो अलग फैक्टर बनता, वो आपको आपका होमवर्क है कि आप देखो कि डायटोमिक गैस में अगर हाई टेम्परेचर पे देखूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है। ठीक है, वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, 3n - k। डाया मतलब 2 एटम, 2 एटम रखे, 3 × 2 - 1, आंसर आया कितना आपका 5। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इलेक्ट्रिक fan has blades of length 30 cm as measured from the axis of rotation if the fan is rotating at 1200 rpm revolution per minute। ठीक है, या रोटेशन पर मिनट। ठीक है, पर मिनट, मैं फिर कह रहा हूं पर मिनट। देखिए क्वेश्चन का टाइम अप हो गया। देखो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है, सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करती है v²/r। v का कोई आइडिया ही नहीं है, पर मेरे को एक चीज़ और पता है, v = ω/r। ठीक है, और अब क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ω²r² डिवाइड बाय r, एक r से एक r कट गया। ठीक है, कितना बना, ω²r। सबसे पहले ये देखा रेवोल्यूशन पर मिनट, ये होता है नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको काम करो आप, सेकंड में कन्वर्ट करो, तो पर मिनट में ना, तो 60 से डिवाइड करते ही सेकंड में आ गया, आंसर आया कितना, 20। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जब एक चक्कर पूरा करते हैं तो 2π/t होता है, n चक्कर पूरा करते हैं तो क्या होता है, n 2π/t। क्लियर, और जब 1 सेकंड के लिए बात करते हैं तो t की जगह आप कितना रख सकते हो, 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इजीली सेकंड में कन्वर्ट करा है। क्लियर, क्योंकि मैंने देखा आंसर सारे सेकंड में थे, तो ओमेगा की जगह मैं ले सकता हूँ सिंपल n × 2π का होल स्क्वायर इंटू में r की यूनिट देखो सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है आपको, तो आंसर आएगा a = n² 4π² इंटू में r 30 × 10⁻⁻²। क्लियर, जब n की वैल्यू आप रखोगे 20 तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4, पाई को खोल दो 22/7 गुणा में 22/7, जितना हो सके पॉइंट ऑफ बचो 30/100। ठीक है, इस पूरे का सोल्व करते हो आंसर आता है 4741, विच विल ओवरऑल इक्वल टू 4740 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो
10th क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला बता दिया है मैंने एक्सेलरेशन का, ये होता है जब भी ये डाटा दिखे रेवोल्यूशन पर मिनट उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, और फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि यूनिट सारी सेकंड में है कि नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो टी की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 सेकंड रख सकते हो। बाकी आपके सामने क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है। और 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ठीक है। ये डेली लाइफ से उठाया गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग, ठीक है। वो कैसा पाथ फॉलो करेगा जब वो ग्राउंड पे टकराते वक्त पहुंचेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटे इस क्वेश्चन को गूगल करके देखोगे, आपको दिया होगा आंसर स्ट्रेट पाथ, पर मैं रीजन बताता हूँ, क्वेश्चन गलत है ना, सॉरी आंसर गलत है, वो आएगा पैराबोलिक पाथ, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता है वो। वैसे आप डेली लाइफ में करके देख लेना, पर ट्रेन से मत गिर जाना, ठीक है। खिड़की में बैठे बैठे करके देख लेना अगर दिखता है तो। वैसे ट्रेन चल ही नहीं रही अभी, तो लॉकडाउन है। देखो जब आप एक ट्रेन से स्टोन छोड़ते हो ना, ठीक है, सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर ट्रेन आगे की ओर जा रही है, पत्थर आगे की ओर जाएगा। अगर पत्थर आगे की ओर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है, एम जी की वजह से नीचे की ओर जाएगी। एक यूँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन जा ही नहीं सकता, वो कहीं यहाँ पे ओवरऑल इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा जो कि पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है, क्लियर। तो या फिर आप देख लो ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, आप छोड़ते हो आगे की ओर, ग्रेविटी उसको नीचे जाती है, कैसा पाथ लेता है, इस तरह का ही पाथ लेता है। तो आंसर क्या आएगा, सी, क्लियर। स्ट्रेट पाथ जहाँ पर भी आंसर दे रखा है वो सर्च इंजन है, वो कुछ भी शो कर सकता है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन ना सॉरी 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए क्रिकेट बॉल इज हिट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के। हॉरिजॉन्टल पे उसकी काइनेटिक एनर्जी के है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है। जिनका आंसर 0 है वो भाई संभल जाओ, अभी भी टाइम है, एग्ज़ाम में टाइम है आपका। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर एमएनएस का एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो मैं बता दूं कि एमएनएस का एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। और वो एग्ज़ाम आपकी जो नीट को देखूं मैं, जेई को देखूं, बाकी सेंट्रल एग्ज़ाम्स को देखूं, तो सभी जुलाई के बाद ही होंगे या फिर जुलाई के लास्ट में होंगे, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम मैं बोल सकता हूँ मिड ऑफ जुलाई में भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा एमएनएस का एग्ज़ाम नीट से पहले होता था, ठीक है। दैट्स वाई थोड़ा सा आप तैयारी में जुट जाओ अपने आप में। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन 0 रहता है, ठीक है ना, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होती है, बट हॉरिजॉन्टल हमेशा रहती है। तो हॉरिजॉन्टल की जब वेलोसिटी है u cos थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी, फार्मूला होता है हाफ m इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दे रखा है आपको, शुरुआत में ही बोला कितना k, तो k रख दिया। और cos एंगल दे रखा है 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर करना है इसका। तो आंसर आ गया 3k/4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 0 पे टिक मत करना क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आपका वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होता, वो थ्रू आउट द मोशन स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है ऐसे। 12th क्वेश्चन स्क्रीन पे, बॉडी ऑफ मास 1 kg इज falling with an acceleration g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेन भी नहीं चलाना, आई थिंक सही आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तो टाइम अप होने वाला है। लिफ्ट का फ्रीली फॉलिंग केस है एक तरह से। अब सोचो आपको आसमान से कोई नीचे गिरा दे, ठीक है, आप फ्रीली फॉल गिरोगे, आपका पेरेंट वेट 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने उसको नीचे गिराया, उस पर लग रहा है mg, r ऊपर m में नीचे, यही तो बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे आ रहा है तो mg माइनस r इक्वल टू एम ए, g माइनस ए इक्वल टू आर, ए की वैल्यू भी 10, g की वैल्यू भी 10, 10 माइनस 10 0, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज 0, क्लियर। 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अपने आप में एक बेहद शानदार क्वेश्चन है, ठीक है।
जनरली क्वेश्चन सिर्फ डाटा न्यू दे रखा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, तो आप सोचो इंक्लाइन प्लेन पे 2 केस दे रखे हैं आपको और उन केसेस पे क्वेश्चन को कंसिडर करना है आपको। Force required to just move a body up on the inclined plane and just prevent to slide down। 2 केसेस हैं फोर्स के। देखिए टाइम अप हो गया आपका, तो कह रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि किसी बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स लगता है वो होता कितना है। ये थीटा एम, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, इधर। सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ो, एम जी कोस थीटा। इन कंपोनेंट को तोड़ने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई ये कंपोनेंट मैं नहीं तोड़ूंगा, बिना इसके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। ठीक है, तो जो आप नेट फोर्स लगाते हो कितना लगता है, वो एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन का फार्मूला होता है न्यू इंटू आर, अभी मैं लिख सकता हूँ इसको एफ। ठीक है, ये अप डाउन वाले में देखो, आप फोर्स कहाँ लगाओगे, आप फोर्स लगाओगे ऊपर। ठीक है, आप रोकोगे कहाँ, ऊपर। बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे। ठीक है, फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा, ऊपर। आप तो रोक रहे हो बस उसको। ठीक है, फ्रिक्शन भी उसको रोकने में हेल्प करेगा। तो जो नेट फोर्स लगाया आपने वो कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ लगेगा। भाई कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। क्लियर, तो ये कंडीशन तो समझ आ गई। अब ये कह रहे हैं ये जो फोर्स है ना, ये 2 टाइम्स है इस वाले फोर्स के। तो बस आप क्वेश्चन को सोल्व कर दो, एक बार इरेज कर देते हैं इसको। देखो एम जी साइन थीटा प्लस एफ, दिस फोर्स इज 2 टाइम्स ऑफ एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ठीक है, सोल्व करो इसको पूरे को। ये इसको मैं लिखूंगा 2 एम जी साइन थीटा माइनस 2f, और ये हो गया एम जी साइन थीटा प्लस एफ। ठीक है, इतना हो गया। ये 2f इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3f हो जाएगा, और ये mg वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा। क्लियर। अब फ्रिक्शन को खोलो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू इंटू आर, और आर क्या होता है यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन में, mg कोस थीटा। ये mg साइन थीटा, mg से mg उड़ गया, कोस को इसके नीचे ले जाओ, ये क्या बनता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10। ठीक है, और 10 की वैल्यू आ गई 2 न्यू, ना सॉरी 3 न्यू, 3 है ना ये, 3 न्यू। क्या कई बार तो क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना ही दिया होता है, या आपका एमएनएस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहोगे सर पेपर आउट नहीं होता, तो बेटे प्रीवियस स्टूडेंट ने ही बताया था किसी ने। तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट 3 न्यू, और न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25। 0.25 को क्या लिख सकते हो, 0.25 को लिख सकते हो आप 1/4। तो 10 इनवर्स 3/4 विच विल इक्वल टू 37 डिग्री, ऑलमोस्ट 37 डिग्री, मीन्स 36.8 डिग्री। तो क्या पॉइंट्स में एंगल दिए जा सकते हैं, तो बिल्कुल देगा। अगर आपको पता नहीं है तो ये आपका होमवर्क है। 3, 4, 5 की ट्रायंगल में आपको एंगल्स का देखना है। एक 53 डिग्री होता है ऑलमोस्ट, और एक 37 डिग्री होता है। ठीक है, और एक 90 डिग्री। 3, 4, 5 की ट्रायंगल पढ़ी है ना 10th क्लास में, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये एंगल, ये 90 डिग्री, बाकी के 2 आपको काउंट करने हैं घर पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। फिर है बॉडी ऑफ मास 10 kg is at rest acted upon simultaneously by 2 forces 4 Newton and 3 Newton at right angle to each other, then the kinetic energy of the body at the end of 10 seconds। बेहद शानदार क्वेश्चन, अपने आप में इजी है, आप कर सकते हो। आपने अगर थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा है तो बिल्कुल कर सकते हो आप। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सिंपल फंडा होता है, आप बेसिक पे ध्यान दो, अपने आप एडवांस क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, कितना भी एडवांस क्वेश्चन कर लो, आप कभी भी नॉर्मल क्वेश्चंस को उस लिमिट टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे। देखो 10 kg का मास है, छोड़ो ये बातें होती रहती हैं। इस पे 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, ऐसे और एक ऐसे। ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन। ओवरऑल फोर्स कहीं यहाँ पे लगेगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। परपेंडिकुलर फोर्स है तो नेट फोर्स जो लग रहा है इस पे वो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 मीन्स आपका √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स √25 मीन्स 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पे। ठीक है, अब आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², m दे रखे 10, v पता नहीं भाई, थोड़ी देर बाद वो रुकेगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, रेस्ट से। ठीक है, तो मैंने कभी पढ़ा था, न्यूटन बाबा ने बताया था फिजिकल टू एम में होता है, चलो मैंने मान भी लिया।
F इजिकल टू 5, मास तो 10 ही है। एक्सेलरेशन किसी और ने भी बताया था मेरे को, कभी किसी महापुरुष ने 11th क्लास में, v माइनस यू बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकता हूँ मैं इसको। स्टार्ट हुआ और रेस्ट से, तो 5 इजिकल टू 10 v, टाइम कितना लगा उसको 10 सेकेंड, तो 10 से 10 उड़ गया, v इजिकल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1/2 इंटू 10, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 की टेबल पे 25 को गुणा करते हो आंसर आता है 125 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इस फोर्स की वजह से। क्लियर। तो 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखो ये रहा। तो कह रहा है कि स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5000 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एन अनस्ट्रेच्ड पोजिशन, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बच्चे इसका आंसर 0 ले जाते हैं, 0 ऑप्शन में नहीं है। हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, एनर्जी इज इक्वल टू क्या, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले 5 खींचा फिर बाद में 5, तो मैं जर्नल फार्मूला बता दूं इसका, हाफ के बाद में जो पहुंचा वो x2 का स्क्वायर, और जर्नल पहले जो था वो x1 का स्क्वायर। ठीक है, जनरली हमेशा सेंटीमीटर में दिया मिलेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना। अब देखो पहले 5 खींच चुके थे, 5 और खींचना है, मतलब इनिशियल पोजीशन से कितना 5 + 5 10, ए का मान दे रखा है 5000, के की वैल्यू 5000, ये 10 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 होते हैं, तो 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। क्लियर। तो अब देखो बस, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ये 5000 डिवाइड बाय 2, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 नीचे ले आया, 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 में से 25 गए कितने बने 75, तो 3 0 से 3 0 गए, 1 0 बच गया, 2 पे गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 15, 15 को 5 से गुणा करते 75 आता है, 75/4 18.75 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके आज के। ठीक, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा एमएनएस का, और प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी ही मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपको एक क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आप वहाँ से देख सकें। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, जल्दी जल्दी कर लेंगे। और आपका एग्ज़ाम की बात करूं तो बेटे आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है जुलाई के मिड में। ठीक है, तो बी प्रिपेयर, आपके एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें। पूरा रीजनिंग, करंट अफेयर, जो आपके एग्ज़ाम में कंटेंट आता है, करंट अफेयर में गलत बोल गया शायद, तो रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस, ठीक है, फिजिक्स नहीं बोल सकता मैं, साइंस आता है यहाँ पे, तो सभी को तैयार करके चलें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें बढ़िया। और जो भी दिक्कत आती है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।